नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कैप्सूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट फॉर यूजी, पीजी एंड नेट एस्पायरेंट्स। जो विभिन्न मेथड हैं एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसके मेजरमेंट के, उससे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, उसके पूरे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा कंटेंट है एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड कौन कौन से है, पॉइंट एलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस एलास्टिसिटी, कौन क्या क्या तत्व हैं जो उसको निर्धारित करते हैं, इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस एलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Friends, in the previous lecture, we have studied that law of demand states negatively relationship between price of a commodity and its quantity, and that talks about only direction of change, not the degree of change. But in this concept, we can find the degree of change in terms of quantity. जो मांग का नियम हमको केवल दिशा बताता था कि जो मांग होगा वो कीमत के विपरीत दिशा में जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रोपोर्शनल चेंज होगा, अगर कीमत थोड़ी चेंज होती है तो वो भी हमको पता चल पाएगा। मांग का नियम क्या स्पष्ट करता है कि मूल्य में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन, पर मांग के नियम की व्याख्या से यह नहीं पता चल पाता है कि दोनों के बीच परिवर्तन का अनुपात क्या है, और उसी परिवर्तन के अनुपात को ज्ञात करना एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब ये परिवर्तन किसके किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है? प्राइस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, इनकम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्रॉस कमोडिटी के प्राइस के रूप में हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम एलास्टिसिटी निकालेंगे उसको अलग अलग एलास्टिसिटी बोलते हैं। जो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे उसको प्राइस एलास्टिसिटी बोलेंगे, और जो इनकम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको इनकम एलास्टिसिटी बोलेंगे, और ऐसे ही क्रॉस प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में उसको क्रॉस एलास्टिसिटी बोलेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राइस एलास्टिसिटी, इनकम एलास्टिसिटी और क्रॉस एलास्टिसिटी। प्राइस एलास्टिसिटी हमको क्या बताता है? मांग की कीमत लोच वस्तु की मांग तथा वस्तु के मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात या दर प्रदर्शित करता है, यानी कि चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस। इसको हम डेल डी क्यू अपान क्यू डिवाइडेड बाय डी पी डिवाइडेड बाय पी, ये हो गया हमारा चेंज इन प्राइस, ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी। दोनों के रेशियो को अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको एलास्टिसिटी, प्राइस एलास्टिसिटी के बारे में पता चल जाएगा कि कितना आएगा। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आते हैं। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू, जो प्रीवियस में हमने देखा उसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आए। एंड दिस शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे तो निगेटिव में ही आता है प्राइस एलास्टिसिटी। इसके कई डिग्री हैं। प्राइस एलास्टिसिटी कितने डिग्री में बटा हुआ है वो देख लेते हैं। इसका दो एक्सट्रीम जो सिचुएशन है कि इट कैन बी इनफाइनाइट एंड इट कैन बी परफेक्टली इन एलास्टिक, यानी पूर्ण रूप से लोचदार और पूर्ण रूप से बेलोचदार। एक है यूनिटरी इलास्टिक है, इकाई के बराबर लोचदार होता है, एक मोर देन यूनिटरी, एक लेस देन यूनिटरी। इसको देखते हैं डिटेल में। पहला है परफेक्टली इलास्टिक। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ लिटिल चेंज इन प्राइस विल कॉज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। थोड़ी सी कीमत कम हुई, पी, थोड़ी सी कीमत कम हुई तो ये इनफाइनाइट डिमांड हो जाता है, या थोड़ी सी कीमत बढ़ी तो ये जीरो हो जाएगा डिमांड वापस। तो ये जो रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच,
उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अ लिटिल बिट चेंज इन प्राइस causes infinite change in quantity demanded, that is known as a perfectly elastic demand. अगला है perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in quantity. ऐसा होता है कि प्राइस में थोड़ी बहुत परिवर्तन, जैसे यहाँ देख लीजिए ग्राफ में कि 2 से कीमत 4 हो गई, 4 से 6 गई, लेकिन हमारा जो डिमांड है वो एकदम वर्टिकल लाइन में है, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारा 0 होता है। एक डिग्री में ये हो गया। इसको हम पहले 5 जो हमारे फॉर्मेट है इसको देख लेते हैं। पूर्ण रूप से बेलोचदार मांग ये दूसरी हो गई। इसके बाद इसको कैसे निकालेंगे, जो मेथड में हम लोग इस ग्राफ को और अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेज इज सेम एज प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अगर ऐसा दोनों के बीच जो परिवर्तन होगा अगर वह सेम रहेगा, यानी कि इन विच चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूसेस एन इक्वल चेंज, सेम रहेगा या इक्वल चेंज होगा दोनों के बीच, तो वो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो यूनिटरी होगा। और ये इस तरीके का, जैसा कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे, इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 लिखा हुआ है। तीसरा ये डिग्री हो गया। चौथा है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिवली मोर चेंज इन डिमांड, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज अगर होता है तो जो क्वांटिटी चेंज होगा वो ज़्यादा होगा। ऐसा रिस्पॉन्सिवनेस का रिलेशनशिप यदि बनेगा तो उसको इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। यहाँ ग्राफ में दिखा हुआ है कि प्राइस में जितना परिवर्तन है उससे क्वांटिटी में अधिक परिवर्तन है, यानी कि जो डिमांड कर्व होगा दैट विल बी इलास्टिक। इसको लोचदार मांग बोलते हैं, मांग की रेखा बोलते हैं। अब ये है बेलोचदार मांग की रेखा। बेलोचदार में क्या होगा, प्राइस में अधिक अनुपातिक परिवर्तन के कारण जो क्वांटिटी है उसमें कम परिवर्तन होता है, तो जिसे हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या बेलोचदार मांग कहते हैं। और इसकी इलास्टिसिटी 1 से कम होती है, लोच 1 से कम होती है। पॉइंट इलास्टिसिटी इट रिफर्स टू मेजरिंग द इलास्टिसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। अब हम मेथड में आ जाते हैं कि कैसे कैसे जो है मेजरमेंट होता है। तो पहला है एक जो मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या होता है कि ये मान लीजिए मांग वक्र है जो M से N तक गया हुआ है, जो रेड दिख रहा है ये मांग वक्र है। अब इसके किसी भी बिंदु पर यदि आपको इलास्टिसिटी निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो यदि यहाँ M पर निकालना चाहें तो ये जो डिमांड कर्व है इसी कर्व का निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय ऊपर का हिस्सा। तो निचला हिस्सा मान लीजिए समथिंग यहाँ से यहाँ कुछ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा 0 है। तो मान लीजिए ऊपर नीचे अगर 2 भी है और ऊपर का हिस्सा 0 है तो यहाँ पर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, इस हिस्से पे होगा कि मान लीजिए नीचे 10 है और ऊपर 4 है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। और एकदम बीचों बीच क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि निचला हिस्सा बराबर है ऊपरी हिस्से के, तो ये हो जाएगा। और इसी लेस देन और यहाँ पर 0 होगा। तो दिस वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेजरमेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा होगा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मांग की लोच है उसका चाप लोच क्या होगा। व्हेन इलास्टिसिटी इज टू बी फाउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच यदि हमको निकालना हो मांग की लोच कितना है,
तब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि कौन से फार्मूले से आएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स माइनस क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स, यानी कि पहले कितना मात्रा थी और कीमत में परिवर्तन होने के बाद कितना मात्रा हुई उसको माइनस करना है पहले वाले से। ऐसे ही यहाँ पर प्लस करना है, और प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड प्रीवियस प्राइस प्लस बाद वाला जो प्राइस लेटर प्राइस, और डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस माइनस प्राइस आफ्टर चेंज। तो ये अगर हम फार्मूला यूज करें तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो यहाँ से ए और बी के बीच ये जो पॉइंट है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कितना है, जिसको कि हम चाप लोच कहते हैं। तो चाप लोच के आधार में हम इस प्रकार से प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। इसको हम, ये जो फार्मूला है, इसको यदि आप परिवर्तित करना भी चाहेंगे तो फाइनली आपका आएगा मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। या इसको और भी हम फार्मूला से लिख सकते हैं। जो फाइनल हमारा ये फार्मूला आएगा वो आ जाएगा बराबर माइनस डेल्टा क्यू बटा के डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 बटा के Q1 प्लस Q2। यही हमारा फाइनल आएगा, यानी कि ये चेंज हो गया दोनों, और ये जो पहले और बाद की कीमतें हैं। तो इससे पता चल जाएगा हमको। ये यहाँ पर दिया हुआ है एक उदाहरण के द्वारा कि फॉर एग्जांपल फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ रेडियस बिटवीन इतना, प्राइस ये दिया हुआ, क्वांटिटी ये, तो आपका ये इलास्टिसिटी आ गया है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी एक मेथड है। दिस मेथड वाज इवॉल्व बाय अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल ने इसे खोजा। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मेथड to measure the elasticity of demand is essential to know how much and in what direction the total expenditure has changed as a result of change in the price of a good। ये हमको प्राइस यदि किसी वस्तु की परिवर्तित होती है और उसके बाद कुल व्यय में क्या परिवर्तन हुआ, उसके आधार पे हम एलास्टिसिटी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हो जाएगा आपका ग्रेटर एलास्टिसिटी, दूसरा हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी, और तीसरा हो जाएगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। तो यही 3 हिस्सों में हमको इसमें लोच पता चल पाता है कि इसमें कुल व्यय विधि में। तो कैसे पता चलेगा कि यदि कीमत बढ़ती है और कुल व्यय घटता है तो इस केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। यदि कीमत घटती है और कुल व्यय बढ़ता है, यानी अपोजिट रिलेशनशिप जब भी होगा टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होगा। और यदि कीमत में कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे घटे चाहे बढ़े, और कुल व्यय हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है, या चेंज नहीं होता है, तो उस केस में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा ये 1 होगा। ऐसे ही यदि कीमत में परिवर्तन होता है, बढ़ती है और घटती है, और उसके पश्चात जो कुल व्यय उपभोक्ता का होगा वो भी बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के साथ घटता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाता है। सेम डायरेक्शन में जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो इलास्टिसिटी हो जाएगा वो लेस देन यूनिटरी हो जाएगा। तो ये कुल व्यय विधि में हमको यही 3 पता चल पाता है कि कुल व्यय कीमत में परिवर्तन के अनुसार क्या परिवर्तित हुआ है, उसके हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इस केस में। ये दिया हुआ है फिगर में कि इधर टोटल एक्सपेंडिचर, इधर प्राइस। तो यदि आप देखें कि यहाँ से जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो कुल व्यय भी क्या हो रहा है, प्राइस रुपीज़ में बढ़ रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इधर बढ़ रहा है।
तो इसके बीच प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये हमको देखने की बात है। बीच वाला पहले हम हिस्सा देखें कि यहाँ पर जैसे जैसे कीमत बढ़े या घटे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ इलास्टिसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके से इधर ग्रेटर देन लेस है, ग्रेटर देन है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ से देखें तो अब इधर n से जैसे जैसे कीमत ऊपर बढ़ेगा हमारा कुल व्यय घटते जा रहा है, यानी कि कुल व्यय और कीमत के बीच अपोजिट रिलेशनशिप इस हिस्से में है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गया है, और यहाँ पर यहाँ से C से लेके B तक क्या है, इलास्टिसिटी बराबर 1 है। और यहाँ चूंकि सेम डायरेक्शन है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे इधर कुल व्यय बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। यानी कि यदि सेम डायरेक्शन में है तो लेस देन 1, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ग्रेटर देन 1, और कांस्टेंट है यदि टोटल एक्सपेंडिचर तो वो इलास्टिसिटी भी यूनिटरी इलास्टिसिटी कहा जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको निर्धारित करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है प्रतिस्थापन युक्त जो वस्तुएं होती है, जैसे यहाँ पर टी और कॉफ़ी, तो इस केस में यदि प्राइस टी की बढ़ती है तो लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी का डिमांड कर देंगे। तो इसका जो मांग है वो केवल टी के मांग पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पे चला जाएगा, कॉफ़ी पे चला जाएगा। तो ये भी प्रभावित करता है। पोजीशन ऑफ क्वांटिटी इन कंज्यूमर्स बजट, बजट कैसा है कंज्यूमर का, अधिक है तो उसके लिए वो इनएलास्टिक डिमांड भी रहेगा, तब भी अधिक खरीदारी कर सकता है। लेकिन यदि कंज्यूमर बजट अलाउ नहीं करेगा तो वो नहीं खरीद पाएगा। नेचर ऑफ नीड दैट अ क्वांटिटी सेटिस्फाइड, कि कैसा वस्तु है जो उसको कितनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है, उसके हिसाब से इलास्टिसिटी उस पर भी निर्भर करता है। नंबर ऑफ यूज टू विच अ क्वांटिटी इज पुट पीरियड, नंबर ऑफ यूजेस, कितना जो है वो उसका यूटिलाइज कर सकता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ये भी निर्भर करता है। इस पर भी प्राइस इलास्टिसिटी निर्भर करेगा। और कंज्यूमर का हैबिट कैसा है, जैसे अभी हम देखें कि जो हमारा वाइन का जो लॉकडाउन के दौरान दारू का जो वितरण है उसमें प्राइस काफ़ी मात्रा में भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन मांग उससे कई गुना अधिक यानी कि बढ़ रहा है। यानी इन इलास्टिक यदि कोई डिमांड है और उस पर अधिक कीमत लगाया जाए तब भी लोग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे केस में हैबिट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के लिए या कंज्यूमर के लिए। इनकम इलास्टिसिटी अब क्या होता है देख लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी क्या बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये केवल यहाँ इनकम जगह अगर प्राइस था पहले तो उसको बोलते थे प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ इनकम हो गया तब इसको इनकम इलास्टिसिटी हो गया। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू ए स्मॉल चेंज इन इनकम। आय में थोड़ी सी परिवर्तन के पश्चात जो उपभोक्ता के वस्तु के मांग में जितना परिवर्तन होता है उसके बीच जो संबंध होगा अनुपातिक परिवर्तन का, उसको आय लोच कहते हैं। अब इसका भी डिग्री दिया है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन यूनिटरी इनकम, मोर देन यूनिटरी इनकम, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतने डिग्री इसका होता है। पॉजिटिव क्या होगा कि आय के साथ यदि आय बढ़ा, इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगा कि आय बढ़ रही है और मांग घट रही है, तो ऐसे केस में जो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। आय तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस केस में
जो परिवर्तन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम होगा वो 0 होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए चेंज इन द डिमांड ऑफ वन गुड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। ये एक वस्तु के मांग में परिवर्तन जो होगा वो यदि निर्भर कर रहा है किसी दूसरे वस्तु के कीमत पर, तो उस दोनों के बीच जो संबंध होगा उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन किसके फलस्वरूप, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के पश्चात एक्स वस्तु में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके दोनों के प्रोपोर्शनेट चेंज को क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जैसे इधर दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ टी में पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है और प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन उसके पश्चात कीमत कॉफ़ी की बढ़ रही, मांग चाय की बढ़ रही। क्यों ऐसा कब होता है कि कॉफ़ी महंगा हो जाएगा अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को नहीं खरीदेंगे बल्कि टी को खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच जो सकारात्मक रिलेशनशिप हुआ उसको पॉजिटिव कहते हैं, यानी इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बताएगा। और स्लोप जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कर्व का जो स्लोप होगा, एंड दैट विल बी अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे निगेटिव भी हो सकता है। इधर क्या लिखा है, प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के कीमत में यदि वृद्धि होती है तो क्वांटिटी ऑफ बटर, यानी कि बटर के मांग में कमी हो सकती है। क्यों, ब्रेड बटर एक तरीके से कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब ब्रेड की जब कीमत बढ़ेगी तो ब्रेड खाना कम कर देंगे, और ब्रेड खाना कम करेंगे तो बटर का भी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिमांड घट जाएगी। तो ऐसे केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निगेटिव होता है। या कम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुओं के संदर्भ में होता है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो इज द जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जब दो वस्तुएं ना तो पूरक हो ना सब्स्टिट्यूट हो, ये एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, दूसरे के वस्तु की जो मांग है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसे जो प्रोपोर्शनल चेंज होगा उसमें हमको जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आएगा। अब ये इम्पोर्टेंस इसका समझ लेते हैं, यही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर ए प्रोड्यूसर, जो एक उत्पादन करता है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। इफ़ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज इन एलास्टिक ही विल कीप प्राइस हाई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मांग बेलोचदार हो, तो बेलोचदार में हमने क्या पढ़ा, कीमत में बेरोजगार मांग कैसे होती, ये देखिए इसमें कीमत में परिवर्तन जो है अधिक होगा लेकिन मांग में परिवर्तन कम होगा। यानी कि प्राइस अगर मान लो इधर 10 रुपया बढ़ा तो इसकी मांग कह लिए बहुत थोड़ा ही कम आता है। तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा हो सकता है, यानी बेलोचदार मांग के संदर्भ में प्रोड्यूसर के फ़ायदा हो सकता है। जबकि यदि यह लोचदार होगा तो ये जो कीमत है अगर इसमें थोड़ी सी यहाँ से वृद्धि कर दिया तो इसकी जो मांग है वो बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाएगा। इसलिए इन इलास्टिक जो डिमांड होता है जिस वस्तु का, जैसे नमक हो गया तो नमक सब लोग इसकी जो मांग है वो इन इलास्टिक है, यानी कि प्राइस अधिक भी बढ़ेगा तब भी इसकी डिमांड उतना कम नहीं होगा। तो ऐसे ही इन इलास्टिक जो भी वस्तुएं हैं उस केस में प्रोड्यूसर क्या कर सकता है कि अधिक कीमत वसूल सकता है। इफ़ डिमांड इज इलास्टिक ही वुड फिक्स अ लोअर प्राइस। अगर ये मांग जो है लोचदार है, जैसा कि इधर सेकेंड हमने ग्राफ में दिखाया कि लोचदार है तो वह कीमत को कम ही रखेगा ताकि उसकी मांग अधिक बनी रहे। ऐसे ही इम्पोर्टेंस टू ए मोनोपोलिस्ट, जो हमारा एकाधिकारी है,
द कंज्यूमर्स फॉर हुम डिमांड इज इनएलास्टिक कैन बी चार्ज हायर प्राइस, और जो इलास्टिक रहेगा तो लोअर प्राइस, क्योंकि मोनोपोलिस्ट भी एकाधिकार जब उसका बन जाता है तो वो भी अच्छा पैसा कमाना चाहता है, तो कई बार वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अलग अलग बाज़ार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट, तो जहाँ पर जिस मार्केट में किसी वस्तु की मांग इनएलास्टिक हो, यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो, तो वहाँ कीमत वह अधिक कमा सकता है, लेकिन यदि इलास्टिक होगा तो वहाँ कीमत कम रखेगा। इंपॉर्टेंस फॉर फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार के जो नियम नीति निर्धारित करता है खास करके टैक्स से रिलेटेड, तो उसमें भी इससे मदद ली जा सकती है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर टैक्स, अधिक टैक्स लगा सकता है ऑन गुड्स विथ इन एलास्टिक डिमांड, जैसे जो वस्तुएं इन एलास्टिक है, बेलोचदार मांग है, उसमें वो अधिक टैक्स लगा के कमा सकता है। ऐसा हम पेट्रोल के केस में देख सकते हैं। पेट्रोल बहुत ही ज़रूरत की सामान है, तो इसकी मांग जो है अधिक कीमत बढ़ने के बाद भी बनी रहती है, मांग तुरंत कम नहीं होता है। तो ऐसे केस में सरकार इस पर टैक्स कमा सकता है, और ऐसे वस्तुएं जो इलास्टिक डिमांड के नेचर की हो वहाँ पर वो टैक्स कम कर दे। यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग का जो होगा उसमें भी दिखाएगा कि फैक्टर प्राइसिंग क्या होगा, जो हमारे साधन की कीमतें हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होता है। तो इसमें जिस वस्तु की मांग बेलोचदार है वो अपनी कीमत अधिक कमा सकता है, जैसे भूमि हुई, भूमि की मांग कीमत बढ़ने के बाद भी जो है कम नहीं होती है, बहुत ही कम उसकी क्वांटिटी घटती है मांग की, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो अधिक रखकर कमाया जा सकता है। लेकिन जिस वस्तु की मांग लोचदार है, जिस फैक्टर का, जिस साधन का लोचदार मांग है, उसमें वो कम कीमत रखा जा सकता है। यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे लाभ। इफ डिमांड फॉर ए गुड इन अदर कंट्रीज इज इन एलास्टिक, अगर किसी बाहर देश में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो उसके लिए हायर प्राइस वो देश चार्ज कर सकता है। जैसे अभी कोरोना के दौरान जो दवाइयों का हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक दवा थी, दवाइयों का जो डिमांड है वो विदेशों में काफ़ी भारत से मांगा गया। तो ऐसे केस में यदि भारत चाहे तो इसकी अधिक कीमत वसूल सकता है, क्योंकि अधिक कीमत में भी लोग दवा विदेश में खरीदने के लिए तैयार होंगे, उसकी मांग कम नहीं होगी, या कम होगी भी तो बहुत थोड़ी बहुत। तो ऐसे केस में भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अन्य देशों के साथ कोई देश व्यापार कर रहा है तो वहाँ पर वो लाभ कमा सकता है। और यदि विदेशों में किसी वस्तु की मांग लोचदार है तो उस केस में इसको अधिक कीमत नहीं रख सकता है। तो ये हमारे ढेर सारे इसके इम्प्लीकेशन हैं जो हम लोगों ने देखा, और इसके साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। इससे जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको जो नए वीडियोस आएँ रिलेटेड उससे आप समझ